बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। पार्टी मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर करने की तैयारी की जा रही है। खुद पीएम मोदी 31 मई को अजमेर में एक रैली कर 9 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। 9 साल की उपलब्धियों के जरिए 2024 और विधानसभा चुनाव में विजय की पूरी तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने 9 साल के मौके पर 9 सवाल पूछे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 9 साल में नौकरियां छीनने के मामले में मोदी विश्व गुरु बन गए। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप और उपलब्धियों के दावों के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का मूड जाना है। पीएमओ का वो कमरा जहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए नीतियों पर न सिर्फ मंथन करते हैं बल्कि उस पर आखिरी मोहर लगाते हैं। यही पीएमओ के इसी हॉल से मैं देश का मूड आपके लिए आज लेकर आई हूं। एक एक कर सवाल और उनके जवाब आपके साथ होंगे। राजनीतिक मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देश का मूड। 26 इवनिंग में 6 PM शपथ समारोह होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ। सुचरित चरितः पातु वो वेद वृक्षः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्यासेन मार्गेण महीं महिषाः। मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। तो ये 1 मिनट में आपने देखा मोदी सरकार के 9 साल और 9 साल बाद सरकार में आखिरकार इस वक्त कहां खड़ी है मोदी सरकार, क्या है देश का मूड। इसी का सिलसिला अब मैं शुरू करने जा रही हूं। सबसे पहले आपके सामने वो पहला सवाल रखने जा रहे हैं और पहला सवाल क्या है, जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर ले आइए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पिछले 9 साल में पीएम मोदी ने लाभार्थियों के रूप में एक नया वोट बैंक इस देश में तैयार किया? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, लाभार्थियों से जुड़ा हुआ सवाल है और इस पर जरा राय देखिए। सी वोटर के सर्वे में पूरी तरह सहमत 41% लोग नजर आ रहे हैं, कुछ हद तक सहमत 12% लोग नजर आ रहे हैं, असहमत 7% लोग हैं और पूरी तरीके से असहमत 27% लोग हैं। कह नहीं सकते कहने वाले 13% लोग हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये आंकड़ा जिसमें पूरी तरीके से सहमत 41% और कुछ हद तक सहमत 12%, मतलब मिलाकर यह आंकड़ा बैठता है 53% का। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आप देखिए जितने चुनाव होते हैं उसमें वादों की झड़ी इस रूप में लगाई जाती है कि जनता को सीधा लाभ पहुंचे, डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचे। और ऐसे में अगर जाति और धर्म से ऊपर उठकर लाभार्थी के तौर पर देश में एक नया वोट बैंक बन रहा है तो फिर ये तो राजनीति के लिए अच्छा है ना। खास मेहमानों का रुख करेंगे। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आलोक शर्मा जी, लाभार्थियों के तौर पर नया वोट बैंक राजनीति के लिहाज से अच्छा? कि केवल मोदी जी अगर कोई काम करें तो वो लाभार्थी है और दूसरा कोई वेलफेयर का काम करे संविधान के अनुसार तो वो रेवड़ी है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बताएं रेवड़ी और लाभार्थी में क्या फर्क है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट क्यों तय कर रहा है? क्या इस सरकार इतनी निकम्मी है कि लाभार्थी और रेवड़ी का डिफरेंस भी तय नहीं कर सकती है? हमने गरीबों का हाथ थामा और गरीबों के लिए चिंता की। हमने कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। हमने जरूरत पड़ने पर हर गरीब
आम नागरिक के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। ये हमारी पॉलिसी है। आप देखिए ना, जिनके पास घर नहीं था, छत नहीं था, उनको छत देने का काम किया। जिनके आंसू निकलते थे आंख से, इसलिए कि धुएं में चूल्हे में हमारी माँ बहनें खाना बनाती थी, तो उनको गैस स्टोव देने का काम किया। जिनके पास, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम ही नहीं आज तक राशन कार्ड में नाम रहता था, लेकिन वो कभी पैदा नहीं हुए थे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि ऐसे 2,73,000 करोड़ डीबीटी से हम लोगों ने पैसा बचाया। क्यों? ये लोग खा जाता थे, देश की जनता का पैसा जो है, आम नागरिक का पैसा खा जाते थे। जिनको राशन की जरूरत पड़ी तो राशन घर तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है। आप अगर मनरेगा में पैसे की जरूरत पड़ी तो मनरेगा में दिया। ठीक। आपको एयरपोर्ट बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना, तो आप देखिए इनके समय में साल में 74 एयरपोर्ट बने थे इतने सालों में। ठीक है सर, आप जिस तरीके से गिना रहे हैं 9 साल की बड़ी उपलब्धियां हैं, ऐसे में मुझे लगता है आगे इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि भाई भारत सरकार कल्याणकारी तो हमेशा से रही है ना, और योजनाएं भी चलती रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कल्याणकारी योजनाओं का जिन फायदा लोगों को पहुंच रहा है, वो किस तरीके से लाभार्थी के तौर पर एक वोट बैंक बनकर उभरे हैं, इस पर देश के मूड में मोहर लग रही है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं अगले बड़े सवाल का आपके सामने अब रुख करने जा रही हूं, और ये सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया है, और सवाल देश के मूड में, पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने में कितना सफल हुए, और जरा इसके आंकड़े देख लीजिए आप। बहुत अधिक सफल हुए कहने वाले 43% हैं, कुछ हद तक सफल हुए कहने वाले 18% हैं, कुछ हद तक असफल 11% कह रहे हैं, पूरी तरह असफल 20% कह रहे हैं, कह नहीं सकते कहने वाले 8% है। अब यहां पर भी पूरी तरीके से सफल, बहुत अधिक सफल, कुछ हद तक सफल, मतलब सफल कहने वाले जो है वो कुल मिलाकर आंकड़ा 61% का बैठता है। अनुराग भदौरिया, 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने में सफल हुए। 63% लोग सर्वे में इस बात पर मोहर लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो हमेशा असहमति जताता रहता है सर। अच्छा देखिए, विपक्ष क्या गलत कहता है। इन्होंने कहा गरीबों का हमने हाथ पकड़ा कि छोड़ दिया। भाई योजना लेके आए थे, 400-500 रुपए का सिलेंडर देते देते आज 1200 का हो गया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जिस ये शौचालय की इनके पास अचीवमेंट की बात करते हैं, हमने शौचालय दिया, चले जाइए गांव में, शौचालय में पानी नहीं है, पानी है तो दीवार नहीं है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा नहीं करेंगे कि भाई आप तो पैरों पे खड़े करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे हम रोजगार देंगे, लोग पैरों पे खड़े होंगे, आपने लाइन में लगा दिया 5 किलो यहाँ पे चावल और आटा में, आप लाइन में लगे रहिए और आप ये लेते रहिए। विपक्ष चर्चा नहीं करेगा कि भारत को विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में सफल हुए हैं। विपक्ष चर्चा नहीं करेगा कि दुनिया में जब कोरोना जैसी महामारी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंद देशों तक वैक्सीन भी पहुंचाई। विपक्ष चर्चा नहीं करेगा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध था तो फिर दुनिया भर में जब अर्थव्यवस्था मंद पड़ रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची, और भारत की विश्व गुरु वाली छवि विपक्ष चर्चा नहीं करेगा। अनुराग भदौरिया, मैं जवाब नहीं, ये बताइए क्या 2014 के पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं? ना रेलवे थी, ना यहाँ पे मेट्रो थी, ना कोई रोजगार था, ना कोई इंडस्ट्री थी। आप तो ऐसा बोल रहे जैसे लगता है कि हिंदुस्तान बना ही 2014 के बाद में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।